हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है हसीना खातून और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि ये डोरमेंट कंपनी क्या होता है और हमारा गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, राइट। अब चलते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए तो वो एप्लीकेशन लगाएगा आरओसी को कौन से फॉर्म में, MSc1 टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। कौन से केस में, इफ़ इट इज़ formed for the future project or to hold an asset or a IRP and has no significant accounting transaction। मतलब उसको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना चाहता है, या फिर वो आज वो कोई एसेट या फिर IRP होल्ड करना चाहता है, या फिर उसके कंपनी में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, तो उस केस में उसको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए। तो उस केस में वो अप्लाई कर सकता है ROC का इन्फॉर्म नंबर MSc1। बच्चों, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, लाइक आपका सेल करना, परचेज करना, लोन लेना, ये सारे हमारे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में एनी ट्रांजेक्शन अदर दैन द पेमेंट ऑफ ए फी टू ROC, पेमेंट मेड टू कंप्लाइंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट, अलॉटमेंट ऑफ ए शेयर टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट एंड पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए ऑफिस एंड रिकॉर्ड। मतलब कि अगर आप ROC को कोई पेमेंट कर रहे हो, मतलब फ़ी पे कर रहे हो, तो वो आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। आप अपने ऑफिस को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, वो अपना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर आप कोई लीगल रिक्वायरमेंट के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके बाद है दोस्तों हमारा इनएक्टिव कंपनी। क्या होता है इनएक्टिव कंपनी? इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है मीन्स ए कंपनी विच हैज़ नॉट बीन कैरिंग ऑन ए बिजनेस, has not made significant accounting transaction during last 2 years or has not filed financial statement or annual return during the last 2 financial year। मतलब इनएक्टिव कंपनी का मतलब है कि अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस नहीं कर रही है तो वो इनएक्टिव कंपनी है, या फिर उसने 2 सालों तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर 2 सालों तक उसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया। उसके बाद का पॉइंट है दोस्तों कि जैसे मैंने क्या बोला था, अगर ROC को एप्लीकेशन लगाओगे आप MNC1 में डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, तो ROC आपको कौन से फॉर्म में आपको अप्रूवल देगी, मतलब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देगी MSc2 में। उसके बाद ROC shall maintain a register of a डोरमेंट कंपनी ऑन द वेबसाइट ऑफ ए MCA। उसके बाद जो हमारा ROC है ना, उसके पास भी पावर है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकती है। अब बात आती है कि कब देगी ROC। अगर कोई कंपनी जिसने 2 सालों तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, तो उस केस में ROC उस कंपनी को नोटिस देके उसको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकती है। जैसे कि इन केस ऑफ ए कंपनी हैज़ नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर द 2 consecutive financial year, ROC shall issue a notice and enter the name of the company in the register of a डोरमेंट कंपनी। उसके बाद जो डोरमेंट कंपनी है वो आगे मतलब दोबारा से एक्टिव कंपनी का स्टेटस ले सकती है ROC को एप्लीकेशन लगाने के बाद। उसके बाद डोरमेंट कंपनी के साथ साथ हमें कुछ रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं। पहला पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर स्टेटस ऑफ ए डोरमेंट कंपनी। आप लगाते हो एप्लीकेशन MNC1 में। सेकेंड, अगर कौन सी कंपनी जो है वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती, या फिर डोरमेंट कंपनी के स्टेटस लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकती। इसमें हमने एक निमोनिक्स देखा था जो कि है हमारा IPL में डिस्प्यूट। आई से हमारा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन इसे पेंडिंग। नो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इज़ पेंडिंग, कोई भी ये सारी चीज़ें पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। पी से हमारा प्रोसिक्यूशन, नो प्रोसिक्यूशन इज़ पेंडिंग, कोई भी आपका प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी जो पब्लिक डिपॉजिट है वो आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। IPL, एल से हमारा लिस्टेड, वो जो कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटीज़ जो है वो लिस्टेड नहीं होना चाहिए, उसका जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए। IPL में डिस्प्यूट, डी से डिस्प्यूट, नो डिस्प्यूट इन मैनेजमेंट ओनरशिप और स्टैट्यूटरी ड्यूज़ और आपका वर्कमैन ड्यूज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग या डिफ़ॉल्ट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद डोरमेंट कंपनी में भी, सॉरी दोस्तों, वेट ए सेकेंड, डोरमेंट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ ए डायरेक्टर कितने होंगे? पब्लिक है तो 3, प्राइवेट है तो 2, OPC है तो 1। डोरमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है उस पर आपका रोटेशन जो है वो नहीं लगता। उसके बाद अगर किसी भी कंपनी को
कंपनी इन द सेंस डोरमेंट कंपनी को अगर एक्टिव कंपनी का स्टेटस चाहिए तो वो ले सकती है। वो MSC 4 में एप्लीकेशन फाइल करेगी ROC को। उसके बाद डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिलता है 5 सालों के लिए। उसके बाद डोरमेंट कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है MSC 3 में। कब? A dormant company shall file an annual return in the form of a MSC 3 within 30 days from end of the financial year. फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही 30 दिन के अंदर अंदर डोरमेंट कंपनी को अपना जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल करना पड़ता है MSC 3 में। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? जैसे दोस्तों हम सभी को पता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो किसी कंपनी में 51% या फिर उससे ज़्यादा है तो वो होगी गवर्नमेंट कंपनी। Government company means a company in which more than equals to 51% paid up share capital is held by the central government, state government या फिर partly by both। अगर गवर्नमेंट कंपनी का कोई सब्सिडरी है तो वो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी होगी। गवर्नमेंट कंपनी का अगर कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होगी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट कंपनी का मेंबर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 3 मंथ ऑफ AGM, मतलब AGM होते ही 3 महीने के अंदर अंदर। और अगर गवर्नमेंट कंपनी का जो मेंबर है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, इट शैल बी लेड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर। ओके दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।